एग्रेरियन इशूज, मतलब कृषक और कृषि, ये दोनों इशूज हैं। हम इससे पहले ना थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहते हैं। बैकग्राउंड ऐसा है कि भारत में आप जानते हैं कि पहले मुगलों का शासन था, ठीक है। मुगलों से जो मेन हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, मुगलों का शासन था, और मुगलों के शासन के बाद हम लोगों ने सो ज्वाइंट हम लोगों ने अंग्रेजों को फिर उनका शासन शुरू हो गया। लगभग 1600 से वो चाय बेचने के लिए आए, और 1757 में प्लासी का युद्ध है, और प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से 1857 में जाकर के हम लोग ये सोच पाए कि नहीं नहीं, हमको आजाद होने के लिए लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो अंग्रेजों का शासन वहां से 1757 से 1857, और 1857 से जब हम ये समझे कि हमें आजाद होना है, तो ये और 90 साल लग गए। 1947 में जाकर के हम लोग आजाद हुए। तो हमें लगता है कि इस तरीके से जो कुछ भी बातें हैं, ये आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड के लिए आवश्यक होगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सगुन झा। सगुन झा, वेलकम। कहां से हैं सगुन? देवघर से है सर। ओके, देवघर से, थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, हमें यदि यहाँ पर शो होगा तो हम उनका नाम लेकर के जस्ट अटेंडेंस, कि हाँ हम उनको सुन पा रहे हैं, इसके लिए करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हमें लगता है कि इन मुद्दों को, कि मुगलों से अंग्रेजों ने शासन ले लिया, और अंग्रेजों के शासन में हम लोग लगभग लगभग 1757 से लेकर के लगभग 200 साल पूरी तरह से शासन व्यवस्था में हम लोग सो रहे हैं। अब हमको यहां पर आपसे ये गुजारिश करनी है कि अंग्रेजों ने अपने ढंग से हमारी जमीनों का सेटलमेंट किया था। वो जमीनों का सेटलमेंट कैसा था, वो सेटलमेंट किस रूप में था, ये थोड़ा सा यदि समझ लेंगे तो हमको लगता है कि कृषि से संबंधित मुद्दों को समझना आसान होगा। हम एक एक फ्लैशबैक की बात बता रहे हैं कि मुगलों का शासन चल रहा था 1600 में। अंग्रेज आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में चाय बेचने का व्यापार करने के लिए 1600 में। मुगलों से उनको अनुमति मिलता है, जिसको चार्टर बोलते हैं, कि चाय बेचने का कारोबार आप लोग करेंगे यहाँ पर। और वो आकर के 1600 से 1757 में पलासी का युद्ध होता है, जहां वो नवाब सिराजुद्दौला से लड़ते हैं, और नवाब सिराजुद्दौला वहां पर हार जाते हैं। नवाब सिराजुद्दौला से लड़ने का कोई और कारण नहीं था। कारण ये था कि नवाब बूढ़े हो चले थे, और अपने बेटे को नवाब बनाना चाहते थे। तो इसमें अंग्रेजों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अंग्रेजों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नवाब जो है वो अपने बेटे को नवाब बनाना चाहते, तो अंग्रेजों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? तो अंग्रेज 157 1600 से लेकर के 1757 में, 157 में सालों में वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, किन किन राजाओं के बीच में अलग अलग राजा रजवाड़ा को लेकर के झगड़ा चलते रहता है, ये सब की समझ वो चाय बेचते बेचते बना लिए थे। और सुबह सुबह चौक चौराहे पर चाय फोकट में पिलाना, जिससे उनके चाय के व्यापार का विस्तार होता था। अगली बात, अच्छी चाय जो है, अच्छी कॉफी जो है, वो विदेशों में निर्यात करते थे, जो उनका मेन बिजनेस था। तो 157 सालों में उन्होंने क्या किया? भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के राजा रजवाड़े की बातों को वो बहुत बढ़िया से समझ ली। और उसके बाद अब उनको लगा कि इस समय यदि नवाब के ऊपर हम हमला करते हैं तो हम ये युद्ध जीत सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, और उस समय जब वो युद्ध जीत गए हैं नवाब सिराजुद्दौला से, तो उसके बाद उनको लगता है कि अब भारत की शासन सत्ता पर हम काबिज हो सकते हैं। ये कुछ बातें बैकग्राउंड में आपको समझ लेने से आसान ये रहता है कि 1757 में वो जब जीत जाते हैं नवाब से, फिर धीरे धीरे अलग अलग राजा रजवाड़ा को हराते हुए पूरे शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेना। हम भारतीय इन बातों को समझते समझते 1857 में जगे कि हमको जो है ये लोगों ने गुलाम बना लिया है, और अब हमें इनको भगाने की जरूरत है। 1857 में, मतलब 90 सालों के बाद। तो ये 90 सालों के बाद जो हमारी ये बात हुई, तो हम वहां से शुरू होते हैं लड़ाई लड़ना। और 1857 की लड़ाई के संबंध में आपने ये सुना होगा कि ये विद्रोह कैसे क्यों असफल रहा। कहीं पर आप ये नहीं पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 1857 का विद्रोह सफल क्यों रहा, कहीं नहीं पढ़े होंगे। मतलब हम उस समय संगठित नहीं थे। हम उस समय पूरे देश में लोगों को ये नहीं बता पाए थे
कि हमको आजादी की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये मोबाइल वाला जमाना नहीं था कि फटाफट फटाफट सबको हम लोग मैसेज कर दिए सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, और सबको इकट्ठा कर लिए, ऐसा नहीं था। इसी बीच में गांधी जी को साउथ अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ने का कुछ अनुभव था। वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई लिखाई करके इधर जब आए तो देखते हैं कि भारत में तो लोगों को इतना तक नहीं पता है कि हमें आजादी की लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों को भगाना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले हमें जो है सो भारतीयों को जगाना पड़ेगा, और वो उस जगाने के लिए चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के बीच में इकट्ठे भाषण देते हैं। दांडी जो नमक बनाते थे गुजरात में, उनके बीच में भाषण देते हैं। अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल्स के लेबर थे, उनके बीच में भाषण देते। तो हम ये थोड़ी बात आपको इसलिए बैकग्राउंड में देना चाहते हैं कि आप ये समझ लें कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे अपने शासन सत्ता में लिया था। तो चाय बेचते बेचते हर चौक चौराहे पर उनकी समझ बनती थी, और कहां किस राजा से किसको झगड़ा चलता है, एक दूसरे को लड़ा भिड़ा करके फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत वो जो है सो इस तरीके से पूरे देश की शासन सत्ता पर काबिज हो गए। हमें ये केवल इसलिए बताना था कि यहां पर हम लोग लैंड सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, न्यू लैंड सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। आपके ब्लॉक में इस तरीके से नहीं बताया गया। आपके पास यदि पेन है, आपके पास यदि कागज है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। कैसे न्यू लैंड सेटलमेंट के अंतर्गत ये ग्रेजुएशन बीए के ब्लॉक्स में बताया गया है, इग्नो के ब्लॉक्स में न्यू लैंड सेटलमेंट। अंग्रेजों ने क्या किया, यहां तो जमीनों से ही सबसे ज्यादा आय होती थी, वहां जो खेती पर लगान लगाया वो सबसे बड़ी आय का स्रोत था उनका, और उनसे जो चीजें निकल करके आती थी उसको बेच करके विदेशों में निर्यात करना, या बेच करके उनसे जो पैसे आना, वो उनके आय का सबसे बड़ा स्रोत था। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि उन्होंने इस तरीके से भारत में नए लैंड को नए तरीके से सेटल किया, जिसको न्यू लैंड सेटलमेंट के तरीके से जानते हैं। उनके राजा रजवाड़ा के जमीन को उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने नाम सेटल कर लिया। अपने नाम जब सेटल कर लिया, मतलब उसके सो मालिक कौन थे, अंग्रेज थे। और अंग्रेज तो पूरे देश के जमीन को खेती नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग इलाके में जमींदार तय कर दिए, और जमींदार को 100-200 बीघा जमीन जो है उनको बोले कि ये आपकी जमींदारी है, और आप इसको सो करें व्यवस्था, और इसकी खेती करवाएं, इससे लगान वसूलें, ये आपका जिम्मा है। जमींदार अलग अलग इलाके में उन्होंने जमींदार तय कर दिए। जमींदार के बाद उन्होंने क्या किया, फिर जमींदार अपनी व्यवस्था चलाने के लिए कुछ रैयत बहाल कर दिए। ठीक है, तो रैयत का क्या काम था, वो जमीन को कृषकों के बीच में बांटना और उसकी मालगुजारी वसूल करना और जमींदार को पहुंचाना, ये रैयत हो गए। ये रैयत से नीचे जो खेती करते थे वो एक्चुअल किसान हो गए। ठीक है, तो वो किसान जो हैं उनको हमने क्या किया, वो किसान को हमने खेती के लिए जमीन दे दिए कि आप खेती करते हो, आप करो इस पर खेती। तो ये पीजेंट्स हो गए। ठीक है, और ये पीजेंट्स के बाद आगे की बात क्या है, जो किसान हैं वो लैंडलेस लेबरर्स, जो जिनके पास जमीन नहीं दिया गया, वो उस खेत में खेती करके सो अपना गुजारा करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो हम एक बार फिर से ऊपर से बताते हैं कि राजा हैं, राजा जमींदार तय कर दिए, जमींदार क्या किए, रैयत तय कर दिए, रैयत ने क्या किया, पीजेंट्स तय कर दिया, मतलब किसान को तय कर दिया, और किसान के खेत में काम करने वाले कुछ ऐसे लोग लैंडलेस लेबरर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से न्यू लैंड सेटलमेंट की बातें सो आपको मैंने सिस्टम में बताया, लेकिन ये आप ब्लॉक में यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। न्यू लैंड सेटलमेंट करके इस तरीके से हमने आपको डिस्कस किया है, वैसा दिया नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज समझना है कि पहले जो अंग्रेजों के नाम जमीन का सेटलमेंट हुआ, उसके बाद फिर क्या किया गया, अंग्रेजों से जमींदार, नीचे लिखेंगे जमींदार, जमींदार के बाद नीचे लिखेंगे एरो करके रैयत, रैयत के बाद क्या लिखेंगे, पीजेंट्स, मतलब खेती करने वाले लोग, किसान, और पीजेंट्स के नीचे लिखेंगे लैंडलेस लेबरर्स। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने न्यू लैंड सेटलमेंट कैसे किया। हमको लगता है कि ये यदि आप अपने
आंसर में इनकॉर्पोरेट करें, न्यू लैंड सेटलमेंट या जो लैंड रिफॉर्म्स की बातें हैं, इस पर यदि आप इसको इंक्लूड करें तो बहुत सारा आंसर दूसरों से अलग होएगा और आपको समझ में आएगा कि हमने कुछ अलग से क्लास किया था जिसमें जो लोग नहीं क्लास किए उससे हम बेहतर हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करते रहे और हम आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी जमीन को जब अपनी शासन सत्ता काबिज की तो अपने अंदर में कर लिया। मतलब जमीन के मालिक कौन हुए, लैंड ओनर कौन हुए, ब्रिटिशर्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जमींदार तय कर दिए, हर एक इलाके में 100-200 बीघा जमीन दे दिए उनको कि आप जमींदार हैं, आप इसकी जमींदारी वसूलेंगे, रेंट वसूलेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या किया, जमींदार ने क्या किया, रैयत तय कर दी। रैयत जो है उस खेती की व्यवस्था करने वाले लोग हुए रैयत। और फिर रैयत के नीचे पीजेंट्स, सब एरो दे करके ऊपर से ब्रिटिशर्स जो लैंड ओनर हो गए, लैंड के मालिक हो गए। उसके बाद कौन हुए, उसके बाद जमींदार हुए। जमींदार के बाद कौन हुए, रैयत हुए। रैयत के बाद कौन हुए, पीजेंट्स हुए। और पीजेंट्स के बाद लैंडलेस लेबरर्स हुए। ये जो है ये एक न्यू लैंड सेटलमेंट अंग्रेजों ने अपने तरीके से किया। तो हमें ये बताना था आपको, इसलिए कि अंग्रेजों से हमने फिर शासन सत्ता अपने हिसाब से लिया। और अंग्रेजों को जब भगाया तो राजा रजवाड़ा भी नहीं रहने दिए। सरदार पटेल ने बहुत सारा काम किया इसके लिए, आप जानते हैं। राजा रजवाड़ा को एक साथ उन्होंने मिला करके भारतीय संघ में विलय कर दिया। और अब क्या है, इंडिया इज ए फेडरल रिपब्लिक। भारत एक क्या है, संघीय गणराज्य है। ठीक है ना। तो हमने हमने इस तरीके से ये काम किया है। और लैंड सेटलमेंट को आपको अंग्रेजों के टाइम के लैंड सेटलमेंट को बहुत सारी जगहों पर यदि आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, न्यू लैंड सेटलमेंट के नाम से आप पढ़ पाएंगे। ये कुछ बातें थी जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। तब हम इधर एग्रेरियन इश्यूज पर बातें करेंगे, कृषक से संबंधित मुद्दे पर जो हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला तीसरे ब्लॉक में रूरल डेवलपमेंट एग्रेरियन इश्यूज में एग्रेरियन मूवमेंट, ये कृषक क्या, उसके बाद लैंड का रिफॉर्म क्या हुआ है, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ है, उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिट है एग्रेरियन मूवमेंट। तो कृषक से संबंधित आंदोलन है, उन आंदोलनों को आपको समझना है। तो सबसे पहले तो कृषक वर्ग कौन है, ये आपको समझना चाहिए। कृषक वर्ग कौन है, जो खेती करता है, जो अपने से खेती करता है वो किसान है। ठीक है ना। आज आप देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, वो किसको मिलता है, जो किसान है, जो खेती करते हैं उनको मिलता है। और भारत में जो कृषक वर्ग हैं, यदि गांव की आबादी को लें तो गांव की आबादी आज भी 70% यदि भारत सरकार कहती है, अभी नए जो आंकड़े आएंगे 2021 की जनगणना के बाद तो ये आंकड़े को हम लोग चेंज करके बता सकते हैं। बट अभी अभी तक का जो है हमारा ये कहता है कि भारत में 72% लोग गांव में रहते हैं। आज यदि थोड़ा सा और पिछली जनगणना से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग लगभग 10 साल, तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम बोल सकते हैं रफली कि आज भी 70% लोग जो है गांव में रहते हैं। ठीक है। अब वो जो खेती करने वाले लोग हैं वो एग्रेरियन क्लास के लोग हैं। एग्रेरियन क्लास में एक दिया हुआ है फ्यूडलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम। फ्यूडलिस्टिक, फ्यूडल्स मतलब होता है सामंत, ठीक है ना, और फ्यूडलिस्टिक मतलब सामंतवादी। ठीक है। और जहां पर शब्दों के समझने में दिक्कत हो तो हम इसलिए इंग्लिश वाले को रेफर कर रहे हैं ज्यादा, कि उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश वाले से जो हिंदी किए हुए हैं तो हिंदी के ब्लॉक्स में कहीं कहीं आपको जो है सो अंतर दिखेगा। तो हम जानबूझ करके फ्यूडलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम जो है वो भी एग्रेरियन क्लास में है, लेकिन वो सामंतवाद हैं, सामंतवादी हैं। और वो उनके पास बहुत सारी जमीन की बातें हैं। और वो फ्यूडल्स की तरह वो अपने खेती तो नहीं करते हैं, खेती करवाते हैं। और जो खेती जिनसे करवाते हैं उनको अपने अंदर में, अपने मातहत में वो जो है बॉन्डेड लेबर की तरह रखते हैं। ये क्या है, फ्यूडलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम है।
उसके बाद एग्रेरियन क्लास में एक कैपिटलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम दिया हुआ है, मतलब पूंजीवादी जो कृषि व्यवस्था है वो। कैपिटलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम कहने से मतलब ये है कि ऐसे लोग जो अपनी पूंजी कृषि में डाल करके और उसको एक उद्योग की तरह चलाते हैं। पंजाब हरियाणा में बहुत सारे लोग हैं जो अपने यहाँ जो खेती को व्यावसायिक तरीके से चलाते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और उसमें अच्छी खेती करते हैं और उसको कृषक मंडी में बेच करके और मनमाना दाम वसूलते हैं और वो उनका मेन काम है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम कैपिटलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पूंजीवादी पूंजीपति लोग कृषि में भी आए हुए हैं और वो क्या करते हैं अपने ढंग से अच्छी अच्छी खाद बीज लेकर के और खेती करवाते हैं और उसका मनमाना दाम वसूलते हैं। ठीक है, ये उसके बाद मूवमेंट्स, आंदोलन से क्या मतलब है, कृषकों के आंदोलन से क्या मतलब है? तो यार करे में कृषकों के अपने मुद्दे हैं, कृषक जो हैं उनके अपने मुद्दे हैं और ये मुद्दे जो हैं उनके खाद बीज से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, ये उनके कृषि उपज से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, ये उनके कृषि के कर्जे से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, ये जो है फसल बीमा से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। ये सब हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि आपको समझ में आता है कि ये मुद्दे क्या हैं, कृषि से संबंधित मुद्दे क्या हैं। ठीक है, सो हम आंदोलन, कृषक से संबंधित आंदोलन को बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। ठीक है, तो मुद्दे आज के संदर्भ में यदि बात करें तो आप देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, किसान की मिट्टी की जांच के लिए सॉइल कार्ड दिया जाता है, उसको हिंदी में मृदा कार्ड बोलते हैं। माने किसान के खेत का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, इसमें क्या फसल लगाने से ठीक होगा, किसी वैज्ञानिक जो है उसको वो देख के तो बताते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कृषकों के अलग अलग मुद्दे हैं जिसके लिए वो समय आंदोलन चलाते रहते हैं। जब जब जैसे आंदोलन की जरूरत होती है वैसे वैसे वो आंदोलन करते रहते हैं। आधुनिक काल में आप महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सुने होंगे, महेंद्र सिंह टिकैत जो बहुत बहुत ज्यादा तो कृषक आंदोलन को धार देते हैं। कभी कभी तो वो पूरा लेकर के जंतर मंतर पर चल देते हैं। ठीक है, पूरे किसान के ग्रुप को लेकर के चल देते हैं, बोलते हैं हम लोग संसद का घेराव करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं और हम जो है उन मुद्दों को उठाएंगे सरकार के सामने। फिर सरकार के प्रतिनिधि आते हैं और सरकार के प्रतिनिधि उनको सो बताते हैं कि नहीं, आपकी मांग पर सरकार बहुत सहानुभूति से विचार कर रही है और आप इस आंदोलन बंद करें। तो कृषक आंदोलन के जो आज के नेता हैं उसमें महेंद्र सिंह टिकैत का नाम बहुत धारदार नाम है। अपने प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह का नाम, जो किसानों के लिए बहुत कुछ बोलते रहते थे, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहते, ये चीजें सो कृषक आंदोलन से। अच्छा, आप जानते हैं कि मूवमेंट जब होता है तो चेंजेज आते हैं, जब आंदोलन होंगे तो परिवर्तन, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो लोग बैठ करके बात करने की स्थिति में आते हैं और जब बैठ करके बात करने की स्थिति में आते हैं तो मुद्दे का समाधान निकलता है। समाधान जब निकलता है तो कुछ परिवर्तन की राह बनती है। तो हमेशा मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, वो परिवर्तनों को जन्म देता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब इन मुद्दों को हम जो है फ्यूडलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक कंट्राडिक्शंस जो है, फ्यूडल्स कौन है वो हमने बात कर दिया, पूंजीपति कौन है वो भी हमने बात कर दिया। तो पूंजीपति क्या होता है, हमेशा ही अपनी पूंजी का ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, ये पूंजीपति की बात है। लेकिन ये फ्यूडल जो है, सामंत जो है, वो क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ऊपर आश्रित बने रहें और उनके अंदर में लोग बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूर की तरह। उसका बाप काम किया था, उसका दादा काम किया था, उसका बेटा भी काम किया। ये है फ्यूडल्स और पैटर्न जो एग्रीकल्चर के संबंध में बातें करते हैं। और जब कैपिटलिस्टिक की बातें करते हैं तो हम पंजाब हरियाणा का उदाहरण दें, बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके जो कुछ भी वो कृषि उपज करते हैं और उसकी व्यावसायिक खेती करते हैं और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि किस उपज में ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मिल सकता है,
तो वो उसकी खेती में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये थोड़ा सा दोनों का अंतर है। ठीक है। अब मूवमेंट्स जो है ये फ्यूडल्स के लिए कैसे हुआ, और मूवमेंट्स जो है वो कैपिटलिस्टिक जो प्रतिरोध है, जो कैपिटलिस्टिक बातें हैं उसके चलते कैसे हुआ, ये दोनों ही संदर्भ यहाँ पर आपसे बात किया गया। जो हिस्ट्री की बातें हैं उसको आप पढ़ेंगे। हमने फ्यूडल्स को बात किया, कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का बात किया, इसमें एग्रीकल्चर पर मेन हम तो कंसंट्रेट कर रहे थे। तो इस यूनिट को हम यहाँ से, इसमें नक्सलवाड़ी आंदोलन जो बंगाल के नक्सलवाड़ी से सिलीगुड़ी साइड से चालू हुआ था वो भी आपको बताया गया है। और इसमें अलग अलग आंदोलन, ऑपरेशन बरगा, ये सब पूछते रहता है। तो ये थोड़ा सा तो कृषक के जो आंदोलन है तो आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और ये जो है आप पढ़ें, आप समझें। तो ये तेभागा आंदोलन क्या है, ये जो है नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या है, ये सब चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है। अब दूसरा यूनिट है इसमें लैंड रिफॉर्म। तो कृषि से संबंधित जो जमीन है, जमीन का रिफॉर्म क्या है। रिफॉर्म की बातें हमने पिछले संदर्भ में आपसे कर दिया है, जो अंग्रेजों के जमाने की बात थी। लेकिन जब अंग्रेजों को भगा दिए तो राजा रजवाड़ा फिर से कबूल नहीं हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है खुद शासन करेगी। कैसे शासन करेगी? जनता अपनी प्रतिनिधि चुनेगी। प्रतिनिधि तीन तरीके से चुन सकती है, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, और अपने पंचायत या नगर निकाय के लिए चुन सकती है। तो हर एक वयस्क को 3 वोट देने का अधिकार है। हम अपने प्रतिनिधि के मुताबिक वहां पर शासन सत्ता चलाते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है हमारी बातों को वहां सरकार के पास रखते हैं, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, या अपनी ग्राम सभा हो। तो ये हमारे शासन का तरीका है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी है जो ये आजादी के समय में कुछ जो लैंड के रिफॉर्म हुए उसने कुछ तो अंग्रेजों के समय की बात को हम लोग रख दी। ठीक है ना। जैसे अपने छोटा नागपुर में जहां हम लोग हैं, CNT एक्ट बराबर आप सुनते होंगे, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। टीनेंज का मतलब होता है भारेदार। इसी के संबंध में टीनेंज का मतलब होता है काश्तकार। इसीलिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट। ठीक है ना। ये जमीन बिक्री वाला है, ये नहीं है, इतना खूब सुनते होंगे। देवघर में तो हम बहुत सुनते हैं। ये सिलेबल है, नॉन सिलेबल है। ठीक है ना। तो ये जो अंग्रेजों के समय से हम लोग जब अपने शासन सत्ता में आए तो हम लोगों ने उसको अपने ढंग से तो सेटल किया, और इसी को हम रिफॉर्म बोलते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन, तो अब जमींदार कोई नहीं है, जमीन की हम लोगों ने सीलिंग कर दी, इससे ज्यादा जमीन नहीं होएगा। सीलिंग का मतलब एक निश्चित सीमा तक जमीन होगा। अब लोगों ने क्या किया, अपने बहू के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपने पोते के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से उसी जमीन को, उनके पास मान लीजिए 200 बीघे जमीन है, और सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, सीलिंग के अंतर्गत इतना जमीन एक आदमी के नाम पर नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये तरीके निकाले। उसके बाद भी भूमि सुधार के लिए भूदान आंदोलन हो, विनोबा जी चल करके पूरे देश में गरीबों के लिए जमीन दान में मांगते थे, और वो जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको वो जमीन देते थे। बहुत लोगों से सुनेंगे कि ये विनोबा जी का दिया हुआ जमीन है, ये भूदान का दिया हुआ जमीन है। बहुत लोगों से सुनेंगे। ठीक है। तो ये है एक तरीका, ये भूमि सुधार का ये भी तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ CNT बना करके तय किया गया कि इसकी काश्तकारी को करनी है। ठीक है। कौन काश्तकार है, टीनेज कौन है, खरीदार कौन है, काश्तकार, ये किया गया। उसके बाद जो है सीलिंग हो गया, काश्तकारी हो गई, और उसके बाद चकबंदी किया गया। एक हमारी जमीन है तो 2 कट्ठे जमीन यहाँ पर, 4 कट्ठे वहां पर, 5 कट्ठे वहां पर। तो हमने क्या किया, सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको एक ही जगह एक आदमी को दे दिया जाए, और उसी के अंतर्गत उनको खेती के लिए सारी सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी। मतलब एक पंप सेट कर लेंगे तो वो अपनी पूरी जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। एक ट्रैक्टर ले लेंगे तो एक ट्रैक्टर से बड़े से लैंड के पीस को बढ़िया से खेती कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके ये भी एक तरीका हुआ चकबंदी का, लेकिन पूरी तरह से ये काम पूरा नहीं हुआ। आप जानते हैं भारत में कोई काम जो है
एक सरकार के द्वारा चालू किया गया, अगली सरकारों ने उसको आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये चीज किया गया। उसके बाद क्या किया गया, कोऑपरेटिव और कंट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, दे दिया गया कि आप लोग इस पर उपज करें, और ये जो है कोऑपरेटिव के जरिए जो कुछ भी आएगा, ये इतने लोगों की कोऑपरेटिव है, 10 लोगों ने मिला करके अपनी जमीन को इकट्ठा किया है, और ये उनकी कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, और ये रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं। इनके पैसे जो हैं उनके हित में जाएंगे, ये साल के अंत में ये लोग अपना हिसाब किताब करके बांटेंगे, या जैसी जो जरूरतें हैं, सोसाइटी का जैसा संविधान बनाया हुआ है, कोऑपरेटिव का जैसा सोसाइटी संविधान बनाया हुआ है, उसके द्वारा ऐसा किया जाएगा। आपको एक बहुत अच्छा नाम याद आएगा, जो नाम है कोऑपरेटिव के संबंध में, इफको का। इफको का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जो किसानों के लिए क्या करता, खाद का उत्पादन करता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का ये उदाहरण आपको हो सकता है कहीं आगे पढ़ने को मिले। तो ये कोऑपरेटिव किया गया। उसके बाद कंट्रैक्ट फार्मिंग में आ गया, आप अपनी जमीन इतना हमको दे दें। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो आज आप शहरों में आ गए, नौकरी में है, कोई उनके यहाँ गांव में रहने वाला नहीं है। अब उनके यहाँ कंट्रैक्ट फार्मिंग कैसे हो रही है, तो अपनी पूरी जमीन को, 20 बीघा जमीन है उनका, वो एक आदमी को दे दिए और उनको बताया कि देखो ये जमीन पर पूरा आप खेती करके हमें इसका आधा पैसा दे देना। ये कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। ठीक है, जमीन ले लिया, हम आपके कंट्रैक्टर हैं, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको इतना हम दे देंगे। कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। तो जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बातें करेंगे तो हम एक बार आपको बता दें कि सीलिंग्स की बातें की गई, टीनेंसी में रिफॉर्म किया गया, उसके बाद क्या किया गया, कोऑपरेटिव बनाएगी, कंट्रैक्ट फार्मिंग की गई, चकबंदी यहां पर नहीं दिया हुआ है, चकबंदी की गई, मैंने छोटे छोटे पीस को एक जगह इकट्ठा ला करके एक आदमी को उसको सेटल कर दिया गया। तो ये सारे लैंड रिफॉर्म्स की बातें हैं। कहां तक कितना संभव है आज के संदर्भ में, उसको आप थोड़ा सा अपने नजरिए से देखेंगे। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न रहता है कि समीक्षात्मक अध्ययन करें कि लैंड रिफॉर्म कहां तक सफल हुआ है। ये हुआ हमारा, इसीलिए हमने अंग्रेजों के जमाने की न्यू लैंड सेटलमेंट को पहले ही जिक्र कर दिया था, ताकि आपको आसान हो लैंड के पैटर्न्स को समझना और उसके रिफॉर्म्स को समझना, ये ज्यादा आसान हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने यूनिट 2 ब्लॉक जो हमारा 3 है उसमें। अब क्या है, अब यूनिट 3 जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पर है। ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आप सब नाम सुने, हरित क्रांति का नाम सुने। ठीक है, और हरित क्रांति की जरूरत कहां हुई, किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन खेतों से यदि अन्न नहीं आए तो उद्योगों में काम करने वाले या अन्य जो खेतों में नहीं काम करते हैं उनको खाने पीने की चीजें कहां से मिले, ये नहीं मिल पाएगा। तो एक समय ऐसा आया, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट हो गया था। ठीक है, उसके बाद शास्त्री जी जब देश आजाद होने के बाद जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी युद्ध हुआ था, और भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हाल थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा। वो गेहूं जो था, अमेरिका सड़ा हुआ गेहूं जो उनके यहाँ जानवर नहीं खाते, वो भारत को दे रहे थे। तो उसी समय शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और अभी जय विज्ञान की बातें हो गई है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि विज्ञान भी उसको सपोर्ट करता है, और इसीलिए कृषि को विज्ञान का भी सहारा चाहिए और पूरे क्षेत्रों को विज्ञान का सहारा चाहिए। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बातें हो रही है। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें वहीं पर आई थी, हरित क्रांति की बातें वहीं पर आई थी कि हम खुद से इतना अनाज उपजाएंगे कि हमें किसी को ये जरूरत नहीं रहेगी कि हम खाद्यान्न के मामले में दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। और इन बातों को समझते हुए क्या किया गया, ये ग्रो मोर फूड, अधिक से अधिक अन्न उपजाओ। और हरित क्रांति की बात, क्रांति ऐसी जो पूरी धरती जो उपयोग के लायक है वो हरी दिखे, और फसलों से हरी दिखे, जिससे हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ जाए और खेतों में उपज इतनी ज्यादा हो कि
हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। आज आप जानते हैं कि शास्त्री जी के समय से आज भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी हुई है। लैंड का पीस जो है हमारा नहीं बढ़ गया है, लेकिन हम उसी को विज्ञान की सहायता से अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज, अच्छी खाद उपलब्ध करा करके हम अपने खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, उपज की शक्ति है, उसको बढ़ा करके, और हमने क्या किया है, हमने उसको इतना बढ़ा लिया है कि अब पूरी जनसंख्या के लिए हमारे पास जो है हमारे पास पूरी जनसंख्या के लिए क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। ठीक है, ये तभी संभव हुआ। लैंड तो उतना ही है जो आजादी के समय था, लेकिन आजादी के समय जितनी हमारी जनसंख्या थी, आज हम 130 135 करोड़ लोग उसी जमीन से भरण पोषण कर रहे हैं, मतलब खाद्यान्न मिल रहा है। ठीक है, तो वो खाद्यान्न जो है वो कहां से आ रहा है, उसी कृषि के भूमि से आ रहा है। लेकिन वो भूमि तो बढ़ी नहीं, हमने उसकी उपज शक्ति बढ़ा दी, उर्वरा शक्ति बढ़ा दी। कैसे? विज्ञान के सहारे। ठीक है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें हैं। और इसमें हमने क्या किया कि हाई यील्ड जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, जो उर्वरक हैं, आज आप कभी गौर किए हैं कि आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके जरिए क्या हो गया है, अब हमको लगभग सालों भर मूली की फसल मिलती है। मूली आप सब्जी बाजार में, जिसको आप जाते हैं बाजार तो देखते हैं कि लगभग सालों भर मिलता। सालों भर जो बैगन है वो मिलता, सालों भर गोभी की सब्जी मिलती है। तो आप ये समझें कि ये सब कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो कुछ अनुसंधान करके दिया जा रहा है, उसको किसान जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके चलते हमें सालों भर इस तरीके की चीजें मिलती रहती है। अब आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे किसी ब्लॉक में, आगे चल करके लैब टू लैंड प्रोग्राम, मतलब प्रयोगशाला से लेकर के जमीन तक उसको कैसे हम लाते हैं। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको थैंक्स कि हम लोगों को हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा कृषि से संबंधित अनुसंधान करके अच्छे खाद, अच्छी बीजें उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारी खेतों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो पाता है, और हम जो है अपनी पूरी आबादी को भोजन उपलब्ध करा पाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित बातें थी। और इसी में ये सब चीज दिया हुआ है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, उसी के लिए सॉइल कार्ड कैसे यूज करते हैं, और ये जो है हमारे पास जो अच्छी बीजें हैं, अच्छी उपज वाली बीजें हैं, उसको कैसे हम कृषि अनुसंधान के जरिए, आज आप देखते होंगे कि अभी तो ये फसल का समय नहीं है, धान का समय नहीं है, लेकिन खेतों में गेहूं कट गया है। गेहूं कट गया है तो कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ गर्मा धान का किस्म ये किया है, विकसित किया हुआ है। तो वो गर्मा धान को यदि अभी लगाएंगे ना, तो ओरिजिनल धान जो जून जुलाई में हम लोग लगाते हैं, उससे पहले वो 3 महीने में तो तैयार हो जाता है। आप ध्यान दिए नहीं दिए, हम एक याद करते हैं, आपको बताते हैं। टाइचुन धान के किस्म का नाम है, जो छोटी छोटी उसके पौधे होते हैं, और बहुत जल्दी 3 महीना में वो धान तैयार हो जाता है। बहुत पानी की जरूरत नहीं होती उसको, जैसे रेगुलर धान के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, वैसे नहीं होती। तो कुल मिलाकर के हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो है ये कुछ बातें हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए अच्छी खाद, अच्छी बीज, और तीसरी बात सिंचाई की सुविधाएं। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने बिजली को भी कम करके हमारे पास जो पवन ऊर्जा है उसको हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। हमारे पास जो सौर ऊर्जा है, आज सोलर जो पंप्स हैं किसानों को दिए जा रहे हैं सब्सिडी पर, जो वो पंप को यूज करते हैं, दिन भर वो पंप चार्ज होता है, उसका सेल जो है वो चार्ज होता है, और जैसे शाम होती है तो उसको ऑन कर देते हैं, और उससे खेतों की सिंचाई हो रही है। ये काम हो रहा है। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें खेतों की उर्वरा शक्ति है, उसकी जांच के लिए सॉइल कार्ड हम लोगों ने डेवलप किया है। ठीक है, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है
वो मिट्टी की गुणवत्ता को जांच करके और किसानों को ये सलाह देते हैं कि आप इसमें ये लगाइए, ये सॉइल कार्ड हुआ। अच्छी बीज उपलब्ध कराती है, उसके बाद अच्छे खाद उपलब्ध कराते हैं, सब्सिडी पर उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें हैं वो खाद, बीज, ये सारी चीजें हमें मिल रही है। उसके बाद जमीन की गुणवत्ता हम देख रहे हैं, सिंचाई के लिए हमने अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं, नहर से पानी मिल रहा है और ये पंप्स से मिल रहा है, और उसमें कम खर्चा हो इसके लिए सोलर पंप्स भी डेवलप कर दिया है, और अब किसानों को वो जो है सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसके जरिए इतनी बड़ी आबादी जो हमारी है उसको अन्न की उपलब्धता बनी रहती है। आप देखते होंगे हमेशा ही कृषि से संबंधित जो विभाग हैं भारत सरकार के, वहां पे जारी करते रहती है कि इतने हेक्टेयर में और फसल लगाए गए और उससे इतना उत्पादन हुआ। इस समय हम गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये देते हैं और इससे सरकारी भंडारण में हम खरीद करके रखते हैं और 100 समय उसको हम जरूरत से हर राज्य को वितरित करते हैं एफसीआई के जरिए। कल भी हम बातें कर रहे थे। तो ये कुछ बातें ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है जिसको हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको खत्म करते हैं और आगे जो है इसमें अगले चौथे यूनिट में हम लोग आते हैं। ये चौथा यूनिट है हमारा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है? कृषि विस्तार सेवाएं क्या है? आपको इसी के अंतर्गत अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सो कृषि विस्तार की सेवाओं से संबंधित बात कर रहे थे। ये लैब टू लैंड का जो प्रोग्राम है वो कृषि विस्तार, कृषि सेवाओं के विस्तार से संबंधित ये कार्यक्रम है। मतलब जो हमारे लैबोरेटरीज में वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं, अपने यहाँ झारखंड में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप वहां जो शोध हो रहे हैं, वहां जो बीज की उन्नत किस्में डेवलप की जा रही हैं, ठीक है, उसको किसानों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसके कृषि वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग जगहों पर किसानों के लिए किसानों की मिट्टी को जांच करके सॉइल कार्ड डेवलप करते हैं। तो उनको जो है वो उनके मिट्टी की गुणवत्ता बता देते हैं। इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है इसको हम बोलते हैं कृषि विस्तार सेवाएं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कृषि से संबंधित विस्तार सेवाएं क्या है? जो वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुसंधान के जरिए लाया जाता है उसको विस्तारित करना हमारे किसानों के लिए ये कृषि विस्तार संबंधी सेवाएं हैं। इसको ऐसे आप समझे, जैसे अच्छी बीज के किस्म डेवलप किए गए तो किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराना समय से, जब उनकी खेती का समय है तो किसानों को बहुत मिट्टी की जांच की जरूरत रहती है कि क्या लगाएं जो इसमें ज्यादा से ज्यादा उपज हो, हमको उसको समझाना, उसको बताना, ठीक है। इस तरीके की जो चीजें हैं, ये खाद इसमें प्रयोग करेंगे तो अच्छी फसल मिलेगी, ये ज्ञान देना। तो ये जो है कृषि से संबंधित विस्तार सेवाएं हैं, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इसको आप समझें। आजकल क्या हो गया है कि इनको जो है ना प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। कुछ जो लोग हैं ये विस्तार सेवाओं को प्राइवेटली भी उपलब्ध कराते हैं। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सुदूर गांव तक यदि हमारे कृषि वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ प्राइवेट एजेंसीज है वो भी ये काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको यहाँ ब्लॉक 3 जो MRD 103 का है उस ब्लॉक को हम लोग जो है उससे बात किए, और जिसमें रूरल डेवलपमेंट से संबंधित एग्रेरियन इशू, कृषि से संबंधित मुद्दे, और इसमें एग्रेरियन मूवमेंट पहला यूनिट, लैंड रिफॉर्म दूसरा।